कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आप सभी को मालूम है आपने अभी अभी संधि पाठ पूर्ण किया है। उसको आपने अच्छे प्रकार से समझा भी, अपनी क्वेरीज भी मुझे दी और मैंने आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दिए हैं। और जो बच्चों आपके डाउट्स थे उन्हें भी मैंने स्कूल ऐप पर अपलोड कर दिया है। ठीक है बच्चों, आज हम एक नया पाठ आरंभ करने वाले हैं। उस पाठ को आरंभ करने से पहले मैं आपको कुछ लाइन सुनाना चाहती हूँ ताकि आप उस पाठ का नाम पता लगाएं। देखिए, शब्द के आरंभ में जुड़कर हम उसको नया अर्थ देते हैं। शब्द के आरंभ में जुड़कर हम उसको नया अर्थ देते हैं। बतलाओ हमारा नाम है क्या, बूझो तो तुम हो बुद्धिमान। तो आपने गेस किया क्लास कि ये क्या आज हम पढ़ने वाले हैं? आपने सही गेस किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5 उपसर्ग। ठीक है क्लास, आपके बुक के पेज नंबर 50 पर उपसर्ग है। ठीक है, उस पे हम आज की डेट नोट करेंगे। पर उपसर्ग पढ़ाने से पहले मैं आपको बताती हूँ उपसर्ग होते क्या हैं। देखिए, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वह किसी और मूल शब्द के साथ जुड़कर उसे एक नया अर्थ देते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है पुत्र। पुत्र का अर्थ आपको मालूम हो, बेटा होता है। लेकिन जब इस पुत्र के आगे मैं सु जोड़ दूंगी तो ये बन जाएगा सुपुत्र, यानी कि अच्छा बेटा। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिए क्लास, उपसर्ग एक ही हो, मतलब एक उपसर्ग कई सारे शब्दों के साथ लग सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि एक उपसर्ग कई शब्दों के साथ लग सकते हैं। इसको कैसे समझेंगे आप? देखिए, यहाँ पर मैंने सु उपसर्ग लिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ कन्या, पुत्र, फल और कर्म। ये 4 मूल शब्द हैं। ठीक है, लेकिन सु अगर मैं कन्या के साथ जोड़ती हूँ तो बन जाता है सुकन्या, पुत्र के साथ जोड़ती हूँ तो बन जाता है सुपुत्र, फल के साथ जोड़ते हैं तो बन जाता है सुफल, और कर्म के साथ जोड़ते हैं तो बन जाता है सुकर्म। कहने का तात्पर्य यह है कि एक उपसर्ग कई शब्दों के साथ जुड़ सकता है और उनके अर्थ में परिवर्तन ले आता है। ठीक है, सु का अर्थ है अच्छा, तो अच्छी लड़की, अच्छा बेटा, अच्छा फल, अच्छे काम। समझ में आया आपको? आज हम उपसर्ग करने वाले हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द, सार्थक शब्द के साथ जुड़कर उसको एक नया अर्थ देते हैं। सार्थक शब्द मालूम है? ऐसे शब्द जिनका की अर्थ होता है। शब्द वही कहलाता है जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। ठीक है, तो आप अपनी बुक में बच्चों पेज नंबर 50 ओपन कीजिए। राइट हैंड साइड आपको डेट नोट करनी है। आज डेट क्या है? 13 जुलाई 2020। लेफ्ट हैंड साइड आप डेट नोट करेंगे, राइट हैंड साइड आप कक्षा कार्य लिखेंगे और पाठ 5 के ऊपर आप लिखेंगे पठन। ठीक है, पाठ 5 के ऊपर आप लिखेंगे पठन। और अब हम इस पाठ का आरंभ करते हैं। शब्दांश वह है, उपसर्ग वह होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर उसको नया अर्थ देते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, हम हिंदी भाषा के उपसर्ग कर रहे हैं ना, तो हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्ग माने जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर होता है बच्चों संस्कृत के उपसर्ग, जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं वे उपसर्ग। दूसरे नंबर पर होता है संस्कृत के अव्यय, जो उपसर्गों की तरह ही प्रयोग होते हैं। ये कुछ
संस्कृत के उपसर्ग ही हैं, लेकिन इन्हें अव्यय आपको अलग से दिखाया गया है। ठीक है। तीसरे आते हैं हिंदी के उपसर्ग, चौथे आते हैं अरबी और फारसी के उपसर्ग, और 5वें नंबर पर है अंग्रेजी के उपसर्ग। इस पाठ में अब हम यही पढ़ेंगे। चलिए ओपन कीजिए बुक। देखिए 8th क्लास, अभी मैंने आपको समझाया कि उपसर्ग क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। समझ में आया आपको? उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं बच्चों जो कि सार्थक शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। सार्थक शब्द तो आपको मालूम ही है, वे शब्द जिनका कि कोई अर्थ होता है। शब्द वही होता है जिसका अर्थ होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग। उपसर्ग को याद करने के लिए आप इंग्लिश में प्रेफिक्स करते हैं ना, प्रेफिक्स बोलकर भी इन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, हिंदी में सामान्यतः 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। 5 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग होते हैं। कौन कौन से हैं? संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं, अव्यय हैं लेकिन जो उपसर्गों की तरह यूज़ होते हैं। फिर है हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, और 5वें नंबर पर है अंग्रेजी के उपसर्ग। देखिए सबसे पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। अ का अर्थ होता है निषेध। मैंने आपको बताया था उपसर्गों के अर्थ नहीं होते हैं, यहाँ पर ये अर्थ दिया गया है, यानी कि जो अ उपसर्ग है वो निषेध के रूप में प्रयोग किया जाता है या अभाव के रूप में। निषेध मतलब है मना, अभाव मतलब कमी। जैसे अधर्म, धर्म का अभाव होना या धर्म के बिना होना। ठीक है। उसके बाद है आ का अर्थ है तक या समेत। आ जन्म तक, आ मरने तक। ठीक है। आ जीवन भर, जीवन तक। उसके बाद है बच्चों ये है अंतर या अंतः, इसका मतलब होता है अंदर। आपको मैंने 7th में भी ये याद करने को दिए थे क्लास। आपको इसी प्रकार अब सारे उपसर्गों के अर्थ याद करने हैं। अंदर यानी कि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्र के अंदर। अंतरदेशीय, देश के अंदर। अंतर्मुखी होता है अपने ही अंदर। ठीक है। उसके बाद है अधि का मतलब है ऊपर या श्रेष्ठ। अधिकारी, श्रेष्ठ। ठीक है। ऊपरी। अध्यक्ष मतलब ऊपरी अध्यक्ष, श्रेष्ठ अध्यक्ष। अधिपति। उसके बाद है अप का अर्थ होता है बुरा या हीन, अपमान, बुरा मान। अव का अर्थ है बुरा या हीन, दोनों में ही यही मीनिंग आ रहा है। अवगुण, गुणों की कमी होना, गुणों से हीन होना। उसके बाद है अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। अनुचर, जो उसके पीछे चलता है। अनुरूप, उसके समान। अति का क्या है मतलब अधिक या ऊपर। अतिरिक्त, अधिक खाली है जो, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। अभी का क्या अर्थ है सामने, अधिक, पास। अभियोग, अभिमान। ठीक है। मान के बहुत पास। उत का अर्थ क्या है ऊपर और श्रेष्ठ। उत्कर्ष, उत्सर्ग, उत्कंठा, उत्पन्न, श्रेष्ठता दिखा रहे हैं इसमें। उप का है निकट या गौण। देखिए उपदेश,
उपचार, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष से नीचे वाला, निकट, अध्यक्ष के निकट। कु यानी कि बुरा, कुकर्म, कुयोग, बुरा पुत्र। फिर है चिर, चिर का अर्थ है दीर्घकाल, चिरस्थाई, चिरंजीवी, चिरायु, दीर्घकाल तक जिसकी आयु रहे, चिर परिचित, परिचित इंसान। बुरा और कठिन किसका अर्थ है? दुर, दुर का अर्थ है बुरा या कठिन, दुर्घटना, बुरी घटना, दुर्दशा, बुरी दशा। उसके बाद है क्लास, अभी इसके और भी हैं। दुस, दुस का अर्थ है कठिन या बुरा, कठिन या बुरा। क्या है इसका? दुस्साहस, कठिन साहस या बुरा साहस। निर, निर का मतलब है बिना, निर्धन, धन के बिना। निह, इसका अर्थ क्या है? रहित या बिना। निसंदेह, संदेह के बिना, स्वार्थ के बिना। नि, अभाव, कमी होना। निषेध, मना करना। ठीक है। प्र, प्र का क्या अर्थ है? अधिक या आगे। प्र का अर्थ है अधिक या आगे। प्रगति, गति से भी आगे बढ़ना। प्रभाव, प्रबल, बल में अधिक। प्रति यानी कि विरुद्ध, हरेक। प्रतिकूल, कूल का क्या विरुद्ध होता है? प्रतिकूल। प्रतिकार ना, विरुद्ध वाली भावनाएं। परि अर्थात चारों ओर, परिसर, परिपूर्ण, परिक्रमा, चारों ओर की परिक्रमा। परिजन, सभी परिजन है ना, परिवार वाले। दोबारा, पुनर्जन्म, दोबारा किसका है? पुनः का, तो पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, दूसरा विवाह। प्राग अर्थात पुराना या पूर्व का। प्रागैतिहासिक, इतिहास से भी पहले का, पूर्व का। पुरा यानी कि पुराना और पहला। पुरातत्व, पुरातन, पुरातन यानी कि पुराना। बहिस या बहिर, इसका अर्थ है बाहर, बहिर्मुखी। एक अभी आपने अंतर्मुखी पढ़ा था ना, कि अंदर की आत्मा, और बहिर्मुखी बाहरी। वि अर्थात विशेष या अभाव, विशुद्ध। विज्ञान, ज्ञान का, ज्ञान में विशेष है ना। परा उल्टा या पीछे। पराजय, जय का उल्टा होना। सम सामने, अच्छा या पूर्ण। सम्मति, संपूर्ण। सह साथ, सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला। सु अच्छा, आसान। सुपुत्र, सुपात्र। सत, सत का मतलब भी है अच्छा, सत्पुरुष, अच्छा पुरुष। स्व अपना, निजी, स्वचलित, स्वदेश। स्वयं अपना, स्वयं सेवक, अपना सेवक। देखिए, संस्कृत के कुछ शब्द, शब्दांश जो समास के पूर्व भाग में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश जो समास के पूर्व भाग में प्रयुक्त होते हैं, अत्यधिक प्रचलन के कारण उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। हैं तो वो संस्कृत के शब्द या शब्दांश और समास में यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत अधिक यूज़ होने के कारण बच्चों उनको उपसर्गों में लगा लिया गया है। ऐसे हैं स्व, स्व का अर्थ है अपना। स्वराज्य, स्वजन। स्वयं, स्वयं का अर्थ है अपना। स्वयं सेवक, स्वयं चालित। अब देखिए संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के कुछ अव्यय उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं। अ जो कि व्यंजन से पूर्व लगता है, इसका अर्थ है निषेध। यह भी पढ़ा था ना ये, अज्ञान, अभाव, अचेत। अन स्वरों से पूर्व लगता है, निषेध, अनागत, अनर्थ। ठीक है। उसके बाद है अव, अव का क्या अर्थ है? बुरा, हीन,
अवगुण, गुणों से हीन, अवशेष, शेष नहीं, ठीक है, ये बुरे शेष। उसके बाद है देखिए क्या लिखा है, कु, कु का है बुरा, कुकर्म, बुरे कर्म। फिर है नी यानी कि रहित, इसका क्या लिखा है, निषेध। बच्चों ये क्लियर दिख नहीं रहा है, आवाज़ सुन लीजिए आप, ठीक है। स का अर्थ है अच्छा, अच्छा यानी कि सजल, अच्छा जल, सहित। सह अर्थात साथ, सहयोग, सहपाठी। सु अच्छा, सुपुत्र। फिर है अध, अध मतलब नीचे, क्या है इसका, अधपतन, अधोमुख, अधोगति, नीचे की गति। चिर अर्थात पुराना, चिरकाल, पुराने समय से। बही बाहर, बहिर्मुख, बाहरी, है ना। उसके बाद है पुरा, पुराना, पहला। पुनः फिर, पुनर्जन्म। पुरस आगे, पुरस्कार। तिरस बुरा, हीन, तिरस्कार, बुरा व्यवहार करना ना। सत यानी कि श्रेष्ठ, सतजन, सत्कार। और है सह, सह का अर्थ होता है साथ, सहपाठी और सहचर। तो ये क्लास आपने पढ़े थे संस्कृत के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय, दोनों आपको थोड़े थोड़े समान लगे हैं, ठीक है। तो क्लास आपको क्या करना है, आपको इस पाठ को पूरा पढ़ना है मन से, और उपसर्गों के अर्थ आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और एक ध्यान दीजिए, अब आपको स्कूल ऐप पर अपना होमवर्क अपलोड नहीं करना है। जो होमवर्क होगा मैं आपको स्कूल ऐप पर अपलोड करूँगी और आपका होमवर्क चेकिंग के लिए लिया जाएगा। और जो इस लेसन का होमवर्क है वो मैं आपको स्कूल ऐप पर आज डाउनलोड कर दूँगी, ठीक है। चलिए वैसे बता देती हूँ मैं, देखिए होमवर्क है आपको 10 संस्कृत के उपसर्गों को छांटकर एक तो सूची बनानी है, दूसरा आपको परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा तथा उसके प्रकारों को आप आंसर शीट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे।